अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आज मैं आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में मेन चीज़ें कराऊंगा। ये जो मुख्तलिफ टॉपिक्स आगे फाइनेंस में आएंगे वो MBA, BBA और BS के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और बेसिक मकसद ये है कि आपको नॉलेज जो है रिगार्डिंग द डिफरेंट फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स जो हैं वो पहुंचाया जा सके। तो आज की जो मेरी डिस्कशन है वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में और उसके रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपको मैं करवाऊंगा। लेकिन ये टॉपिक जो है आगे आने वाले लेक्चर्स में भी स्प्रेड ओवर करेगा, क्योंकि ये एक ही लेक्चर में कंप्लीट नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले जो है वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में आपको गाइड करना है। देखिए, पोर्टफोलियो का क्या मतलब है। पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि बंडल ऑफ वेरियस एसेट्स। पोर्टफोलियो को हम कहते हैं बंडल ऑफ वेरियस एसेट्स या ग्रुप्स ऑफ वेरियस एसेट्स। ये वेरियस एसेट्स से क्या मुराद है? इसका मतलब इधर ये है, फर्ज करें कि आपके पास 1 मिलियन रुपीज है। 1 मिलियन रुपीज जो है ये 10 लाख रुपए बनता है। 1 मिलियन में 10 लाख रुपीज होते हैं। तो ये कितना हो गया? 1 मिलियन। अब ये 1 मिलियन रुपीज आपके पास चॉइस है कि आप इसको मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स में लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको फर्ज करते हैं, आप फर्ज करें कि आप इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे फर्ज करें कि 1 मिलियन में से PTCL में, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन के शेयर्स में आप 10 लाख में से 5 लाख रुपए लगा देते हैं। इसी तरह बॉन्ड्स में आप 2 लाख रुपए लगा देते हैं। और फर्ज करते हैं कोई और कंपनी है, जैसे MCB बैंक के शेयर्स में आप मजीद 2 लाख रुपए लगा देते हैं और 1 लाख रुपए का आप गोल्ड ले लेते हैं। तो ये टोटल कितने हो गए? ये 1 मिलियन हो गया। अब जरा गौर करें कि अगर आप ये 5 लाख रुपए PTCL के शेयर्स ले लें। शेयर्स जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो हैं वो शेयर्स इशू करती हैं ताकि पब्लिक से पैसा रेस कर सकें। तो 5 लाख रुपए की शेयर्स में फर्ज करें आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, 5 लाख रुपए की शेयर्स ले लेते हैं। बॉन्ड्स जो हैं मुख्तलिफ कंपनियां इशू करती हैं लोन लेने के लिए। आप वो बॉन्ड्स खरीदते हैं और 2 लाख रुपए आप उन बॉन्ड्स में लगा देते हैं। इसी तरह बैंक में MCB बैंक के आप शेयर खरीद लेते हैं, तो वहां पर भी आप फर्ज करें 2 लाख रुपए लगा देते हैं और 1 लाख रुपए का आप सोना ले लेते हैं, गोल्ड ले लेते हैं। तो इन सब को आप प्लस करें तो 10 लाख बनता है। इसका मतलब इधर ये हुआ कि ये आप क्या कर रहे हैं? डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं।
क्या कर रहे हैं? डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब इधर ये है कि आप 10 लाख रुपए जो है ये 10 लाख रुपए आप किसी एक प्रोजेक्ट में नहीं लगाते, बल्कि आप क्या करते हैं कि उस 10 लाख रुपए को आप डिवाइड कर देते हैं और वो 10 लाख रुपए आप मुख्तलिफ किस्म की सिक्योरिटीज में, एसेट्स में लगा देते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल एसेट्स हैं या रियल एसेट्स हैं। आप जैसे भी एसेट्स पे पैसे लगाते हैं मुख्तलिफ में, तो ये डाइवर्सिफिकेशन है। डाइवर्सिफिकेशन को हम आसान अल्फाज में कहते हैं कि डू नॉट पुट या डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। ऑल द एग्स इन वन बास्केट। अब अगर फर्ज करते हैं मिसाल के तौर पर कि ये जो 10 लाख रुपए है, ये 10 लाख रुपए आप क्या करते हैं कि सिर्फ पीटीसीएल में लगा देते हैं, फर्ज करते हैं, और ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स, मोस्टली इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं, लेकिन इंटरनल फैक्टर्स की वजह से कंपनी लॉस कर देती है और उस शेयर्स की प्राइस बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली नीचे आ जाती है, तो आपका जो 10 लाख रुपए है वो डूब भी सकता है, मतलब आप उसमें लॉस कर सकते हैं। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि ये 10 लाख रुपए के जो प्राइस है इसकी, टोटल शेयर्स की, जो आपने इन्वेस्टमेंट एक ही फर्स्ट करें सिक्योरिटी में की है और वो अब मार्केट में 8 लाख रुपए पे आ गया है, तो आपको जो लॉस हो रहा है वो 2 लाख रुपए हो रहा है। इसको कहते हैं कैपिटल लॉस। इसको क्या कहते हैं? कैपिटल लॉस। जाहिर बात है आपने 10 लाख रुपए का खरीदा है और अब अगर आप चाहे बेचते हैं या नहीं बेचते हैं, दोनों सूरतों में वो शेयर जो आपके पास पड़े हुए हैं वो अब मार्केट में 8 लाख रुपए के बिक सकते हैं, और चूंकि वो 8 लाख रुपए के बिक सकते हैं तो वो आपको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट, 2 लाख रुपए का लॉस दे रहे हैं। यदि आपने तो खरीदा था कि मैं प्रॉफिट करूंगा, 10 लाख की बजाय ये 12 लाख हो जाएगा, 10 लाख से ऊपर 1 रुपया भी हो जाए तो प्रॉफिट है, उसको हम कहते हैं कैपिटल गेन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल गेन। अब यहां ये बात जरा ज़हन में रखें कि अगर फर्ज करें आपने 10 लाख रुपए का खरीदा है, बाय किए हैं शेयर्स, और अब आप 8 लाख का बेच सकते हैं या मार्केट में उसकी प्राइस 8 लाख हो गई है, लॉस हो गया है, लॉस हो गया है, तो अब इसमें अब आपके पास और कुछ चॉइस ही नहीं रही है। आपको अगर पैसों की जरूरत है तो आप क्या करेंगे? आप उनको बेच देंगे, बेशक लॉस में बेचेंगे, लेकिन आपको पैसे चाहिए, आप 8 लाख रुपए ले लेंगे, लेकिन 2 लाख रुपए आपको लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर जरा इस तरफ आए, यहां पर नो डाइवर्सिफिकेशन है, यहां पर कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, और यहां पर डाइवर्सिफिकेशन है। यहां पर फर्ज करें 10 लाख रुपए सिर्फ पीटीसीएल में लगे हैं, और यहां पर फर्ज करें 10 लाख रुपए जो है मुख्तलिफ कंपनीज में, मुख्तलिफ एसेट्स में लगे हुए हैं। तो इसका मतलब इधर ये हुआ कि ये जो पीटीसीएल के शेयर्स हैं, ये जो 5 लाख रुपए आप इधर लगा रहे हैं और फिर बॉन्ड्स में लगा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि पीटीसीएल के शेयर्स में आपको अगर लॉस हो रहा है तो फिर आपको बॉन्ड्स में भी लॉस हो रहा हो, एफसीबी के शेयर्स में भी लॉस हो रहा हो, गोल्ड में भी हो रहा हो। नहीं, ये हो सकता है कि अगर आपको पीटीसीएल के शेयर्स में लॉस हो रहा है तो गोल्ड में शायद आपको प्रॉफिट हो रहा हो। यानी एक ही टाइम पे तमाम डिफरेंट सेक्टर्स के जो आपने कैटेगरी की सिक्योरिटीज ली हुई हैं या आपने इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ जगहों पे की हुई है, तो जरूरी नहीं है कि मुख्तलिफ जगहों पे लॉस हो रहा है तो आपको सब जगहों पे लॉस ही हो रहा हो। बाज़ जगहों पे आपको प्रॉफिट भी हो रहा होता है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर पीटीसीएल में लॉस हो रहा है तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो बॉन्ड्स आपने खरीदे हैं, कंपनीज को कर्जा दिया हुआ है, उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा हो, या एफसीबी बैंक की शेयर की कीमत बैंकों की बढ़ गई है तो उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा हो।
इसी तरह गोल्ड जो है उसमें आपको मिसाल के तौर पर प्रॉफिट हो रहा हो। तो यहां पर जो सबसे अहम चीज है समझने की है वो ये है कि इवन अगर हम एक सब्जी वाले को देखें तो उसके पास मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां उसकी शॉप पे होती हैं, आलू होते हैं, टमाटर होते हैं, प्याज होते हैं। अगर खुदा न खास्ता उससे किसी एक सब्जी में लॉस हो रहा है तो बाकी में वो प्रॉफिट कमा रहा होता है। ये डाइवर्सिफिकेशन है, यानी आपने एक जगह पे सारे पैसे नहीं लगाने बल्कि आप डिफरेंट जगहों पे पैसे लगाएं और अगर एक जगह पे लॉस हो रहा है तो बाकी पे आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। और इसमें एक अहम चीज जो ये है वो ये है कि लॉस हमारे पास या रिस्क हमारे पास दो किस्म के हैं, एक जो है सिस्टमेटिक है, दूसरा जो है वो अनसिस्टमेटिक रिस्क है। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जो इस थ्योरी के लिहाज से बात करनी है वो ये है कि जो अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है ये कंपनी का इंटरनल एनवायरनमेंट की वजह से होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट की वजह से होता है। और सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से होता है। यानी अगर हम फर्ज करते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क, अगर एक कंपनी को इंटरनल प्रॉब्लम आ रहे हैं, कंपनी के पास इंटरनल टेक्नोलॉजी बेहतर नहीं है, कंपनी के पास ह्यूमन रिसोर्स ट्रेन नहीं है, कंपनी के पास प्रॉपर जो मैकेनिज्म है या ऑपरेशनल उसकी जो कैपेबिलिटीज है वो बेहतर नहीं है, कंपनी प्रोडक्ट में इनोवेशन नहीं करती या इनोवेशन नहीं लाती, तो ये अनसिस्टमैटिक रिस्क है जो कि कंपनी कंट्रोल कर सकती है, जो कंपनी अवॉइड कर सकती है बेहतरी ला के, चेंजेस ला के। लेकिन सिस्टमैटिक रिस्क जिसको मार्केट रिस्क भी कहते हैं, ये वो रिस्क है जो कि मार्केट फैक्टर्स की वजह से होता है। तो सिस्टमैटिक रिस्क या मार्केट रिस्क ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, और ये वो फैक्टर्स हैं जो कि मिसाल के तौर पर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड की वजह से वकूफ़ पजीर होते हैं। तो यहां मेरे कहने का मतलब इधर ये है कि अगर कंपनी अनसिस्टमैटिक रिस्क या इंटरनल फैक्टर्स को कंट्रोल कर ले तो वो डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू चेंजेस ला सकती है। लेकिन ये जो डाइवर्सिफिकेशन है ये मार्केट रिस्क को कंट्रोल नहीं कर सकती। बहरहाल फिर भी हम इधर ये बात कर सकते हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में सबसे पहला जो अहम फैक्टर है वो यही है कि जो डाइवर्सिफिकेशन होती है वो रिस्क को या मार्केट रिस्क को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। अगर हम इसको इंटायरली एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन इसको रिड्यूस करने में हमारी हेल्प कर सकती है। तो ये डिस्कशन थोड़ी सी आगे लेकर जाते हैं। तो बुनियादी चीजें जो हैं वो मैं दोबारा इसमें विद रिपीटिशन आपको कराता हूं कि अगर हम देखें तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट थ्योरी के लिए मॉडर्न पोर्टफोलियो मैनेजमेंट थ्योरी है, इसको एमपीटी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको एमपीटी भी कहते हैं। हम उसी टॉपिक की तरफ फिर आ रहे हैं। इसको मॉडर्न पोर्टफोलियो मैनेजमेंट थ्योरी भी कहते हैं। ये वो थ्योरी है जो कि मार्कोविट्ज ने पेश की थी। तो मार्कोविट्ज ने क्या कहा था? मार्कोविट्ज ने यह कहा था
कि आप अगर डाइवर्सिफिकेशन करें तो आप डाइवर्सिफिकेशन ऐसे तरीके से करें। सबसे पहले हमने डाइवर्सिफिकेशन सीखा और नेक्स्ट इस पे जो भी आया कि ये मार्कोविट्स क्या कहना चाहता है, तो मार्कोविट्स कहता है कि आप डाइवर्सिफिकेशन जरूर करें, लेकिन ऐसे एसेट्स के दरमियान करें जिनमें जो ताल्लुक है या कोरिलेशन है वो नेगेटिव हो या ऑपोजिट हो। इसकी मिसाल यूं है कि फर्ज करते हैं कि आपके पास या मिस्टर ए के पास 1 लाख रुपए है, तो वो 1 लाख रुपए बैंक में लगाता है, बैंक में 1 लाख रुपये लगाता है और उस पर बैंक उसे 10% इंटरेस्ट देता है। तो ये बनता कितना है 10%? 10,000 बनता है। कितना बनता है? 10,000 बनता है। अब ये शख्स रिस्क को अवॉइड करना चाहता है, तो चूंकि ये रिस्क को अवॉइड करना चाहता है इसलिए ये चाहता है कि मैं सिर्फ बैंक में लगाता हूं, क्योंकि उधर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है। ये 10% क्या है? इस 10% को कहते हैं RF। RF का मतलब है रिस्क फ्री रेट। ये वो रेट है जिसमें चेंजेस नहीं आती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप बैंक में पैसे रखवा लें तो बैंक आपको एक फिक्स शरह से सूद देता है, इंटरेस्ट देता है, उसका टाइम पीरियड होता है, तो वो रिस्क फ्री होता है। अगर वो रिस्क फ्री है तो मतलब एक टाइम पीरियड तक, फर्ज करें आप नेशनल सेविंग सेंटर में रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट लेते हैं और उस पर आपको बैंक जो है 5 साल के लिए हर महीने, हर साल में हर महीने 10% इंटरेस्ट देता है, तो वो 5 साल तक आपको 10% रुपीज 1 लाख पे मिलता रहेगा, हर महीने उस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। वो 10% चेंज नहीं होगा, आपके लिए नहीं होगा। लेकिन अगर बाद में गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी चेंज हो जाती है तो कोई दूसरा शख्स अगर बैंक में पैसे रखवाता है तो हो सकता है कि रेट कम हुआ, 8% हो, तो उसे 8 में मिलेगा, लेकिन आपको 10 पर ही मिलता रहेगा, क्योंकि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो साइन हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है, डिपॉजिट जो आपने कराए हैं पैसे, उस वक्त जो एग्रीमेंट किया गया है तो वो 10% है, तो वो 5 ईयर्स तक आपको, 5 ईयर्स में हर साल के हर महीने में आपको 10% मिलता रहेगा। तो ये जो 10% है ये रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है। इसको हम क्या कहते हैं? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन मार्कोविट्स कहता है कि आप स्टिल, आपके पास पॉसिबिलिटीज है, चांसेस हैं कि आप बजाय इसके कि बैंक में लगाएं, आप स्टॉक मार्केट में भी जाके अपने आप को सेफ कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मार्कोविट्स कहता है, मार्कोविट्स क्या कहता है कि आप क्या करें कि ये जो 1 लाख रुपए है, तो अगर फर्ज करें आप ऐसी इंडस्ट्रीज में लगाएं जो सीजनल प्रोडक्ट बनाती हैं। जैसे फर्ज करें कि 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपए आप आइसक्रीम की इंडस्ट्री में लगा दें। जैसे फर्ज करें ऑल पर ये जो एग्रोकेमिकल वाले हैं इनके पास आप लगा सकते हैं, या ये जो वाल्व वाले हैं, लिवर ब्रदर है, आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फर्ज करें आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी में आप 50,000 रुपए लगा लें 1 लाख में से, सीजन के हिसाब से। तो ये समर के सीजन में होता है, गर्मी के सीजन में। और बाकी जो रह गए हैं 1 लाख में 50,000 आपने इसमें लगा दी, और बाकी जो 50,000 रुपए रह गए आप वुलन क्लॉथ्स में लगा दें। यानी ये समर सीजन के लिए जो है आइसक्रीम है, और विंटर के लिए आप लगा दें वुलन क्लॉथ में। यानी ऐसी कंपनियां जो कि गर्म कपड़े बनाती हैं उनके शेयर्स ले लें। कितने ले लें? 50,000 रुपए। अब आपके पास
50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट समर सीजन के लिए आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी की शेयर्स आपने ले लिए, उनमें लगा दी, और 50,000 रुपए आपने 1 लाख में 50,000 मजीद जो है वो गर्म कपड़े बनाने वाली कंपनी, कोई भी XYZ कंपनी है, उसमें आपने लगा दी। तो इसमें आपको क्या सेफ्टी हो गई है? तो मार्कोविट्स ये कहता है कि चूंकि इनके दरमियान रिलेशनशिप जो है वो नेगेटिव है या ऑपोजिट है, यानी फर्ज करें अगर गर्मी का सीजन आता है तो आइसक्रीम की डिमांड ज्यादा हो जाती है, लिहाजा आइसक्रीम की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। जब आइसक्रीम की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी तो उसका क्या फायदा होगा? आइसक्रीम की प्रॉफिटेबिलिटी जब बढ़ जाएगी तो उसका यह फायदा होगा कि वो जो प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसकी वजह से उसका सिग्नल स्टॉक मार्केट में जाएगा, और स्टॉक मार्केट में प्राइस अप होगी, तो प्राइस अप होगी तो आपको क्या हो सकता है? वहां पर बेनिफिट हो सकता है। इसके बरक्स चूंकि गर्मी का सीजन है तो गर्म प्रोडक्ट्स की कीमतें नॉर्मली गिरी होती हैं, कम होती हैं, क्योंकि कोई खरीदता नहीं है, डिमांड नहीं होती है, लिहाजा प्रॉफिट ज्यादा नहीं होता है, या लॉस होता है, या प्रॉफिट कम होता है। तो आप उसको कंपनसेट किस तरह कर सकते हैं? डाइवर्सिफिकेशन से कर सकते हैं कि आपने गर्म मौसम की प्रोडक्ट ली हुई है, कि कौन सी ली है? आइसक्रीम में इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो हम यूं कह सकते हैं कि अगर फर्ज करें कि 50,000, यहां पर 50,000 पे आपको 30% मिल रहा है रिटर्न, कितना मिल रहा है? 30%। तो ये बनता है कितना है? 15,000। और यहां पर 50,000 पे अगर 30% है तो ये कितना बनता है? ये बनता है 15,000 रुपीज। तो मेरे कहने का मतलब इधर ये है कि अगर आप थोड़ा गौर करें तो मार्कोविट्स ने कहा है कि आप दो डिफरेंट एसेट में इन्वेस्टमेंट करें जिनके दरमियान ताल्लुक नेगेटिव है या ऑपोजिट है। यानी कहने का मतलब इधर ये है कि आपको जो आइसक्रीम है वो भी 15,000 फर्ज करें 30% प्रॉफिट दे रही है, और जो वुलन क्लास है विंटर में वो भी 15,000 दे रही है। तो आप अगर जो सीजन गर्मी का आ रहा है तो उसमें आप 15,000 रुपए कमा सकते हैं। क्यों? कि 50,000 रुपए आपको 30% देंगे, लेकिन अगर इधर लॉस हो रहा है गर्मी के सीजन में, जो कि वुलन में आपने अगर इन्वेस्टमेंट दोनों में की हुई है, तो अगर गर्मी का सीजन आता है तो उसमें अगर आपको लॉस हो रहा है वुलन में, तो जरूरी नहीं है कि वो लॉस सारी उम्र ही रहे, क्योंकि आगे सर्दी आ रही है तो उसमें फिर ये वुलन का कपड़ा आपको, ये जो आपने वुलन में इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी में शेयर्स में, तो वो आपको प्रॉफिट देगा। तो इनके दरमियान जो ताल्लुक है वो यूं है कि अगर एक की प्राइस अप हो रही है तो दूसरी की प्राइस गिर रही है, मार्केट प्राइस। यानी जब मार्केट प्राइस बढ़ती है तो प्रॉफिट होता है, मार्केट प्राइस गिरती है तो लॉस होता है। मिसाल के तौर पर मैंने शेयर अगर 30 रुपए का खरीदा और कीमत 40 रुपीज हो गई है तो 10 रुपीज मुझे कैपिटल गेन हो गया है। और अगर फर्ज करें मैंने 30 का खरीदा और कीमत 20 हो गई है तो मुझे 10 रुपीज का कैपिटल लॉस हो गया। 30 का खरीद के मैं 20 का बेच रहा हूं तो मुझे लॉस हो गया। तो मेरे इधर कहने का मतलब इधर ये है, बताने का मकसद इधर ये है कि मार्कोविट्स ये कह रहा है कि आप दो डिफरेंट एसेट में इन्वेस्टमेंट करें, डाइवर्सिफिकेशन जरूर करें, लेकिन ऐसे में करें जिनके दरमियान ताल्लुक जो है वो ऑपोजिट हो, नेगेटिव हो। इधर अगर आप गौर करें तो आइसक्रीम का और वुलन क्लॉथ, आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी और वुलन क्लॉथ एक गर्मी के सीजन की प्रोडक्ट बनाती है, एक सर्दी की सीजन की प्रोडक्ट बनाती है, लिहाजा इनके दरमियान जो ताल्लुक है वो क्या है? वो नेगेटिव है या ऑपोजिट है। तो मेरे नेक्स्ट जो चीज इसमें है वो यही है कि अगर फर्ज करें आइसक्रीम की बजाय अगर हम आइसक्रीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके साथ साथ 50,000 आइसक्रीम में लगाते हैं और 50,000 रुपए हम एसी या एयर कंडीशनर बनाने वाली प्रोडक्ट में लगा देते हैं, तो ये गलत स्ट्रेटेजी है, मार्कोविट्स कहता है। क्यों? उसकी वजह ये है कि जब गर्मी का सीजन आएगा तो ठीक है हम दोनों में, आइसक्रीम में और एयर कंडीशनर दोनों में, दोनों जो शेयर लिए दोनों में प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन सर्दियों में फिर क्या करेंगे? लिहाजा वो ये कह रहा है कि इधर आप आइसक्रीम में गर्मी के सीजन के लिए 50,000 के रुपए लगा दें जो आइसक्रीम बनाने वाली कंपनियां हैं, जैसे वाल्स कंपनी है। इसी तरीके से आप अगर फर्ज करें 50,000 रुपए वुलन क्लास वालों में लगा दें जो मुख्तलिफ टेक्सटाइल की कंपनियां हैं, दीवान फाइबर वगैरह जो है, या फर्ज करें कोई भी जो मतलब मुख्तलिफ जो कपड़ा बनाने वाली, गर्म कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, तो इस तरह इनके दरमियान जो कि रिलेशनशिप जो है वो नेगेटिव है,
या इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो अपोजिट है। लिहाजा अगर एक की कीमत बढ़ती है तो दूसरे की घटती है, दूसरे की घटती है तो पहले की बढ़ती है, इस तरीके से। तो मार्कोविट्स का जो नजरिया था वो ये था कि आप जो इन्वेस्टमेंट करें तो ऐसी डिफरेंट कंपनीज में करें जिनके दरमियान ताल्लुक नेगेटिव हो, ताकि ऐसा ना हो कि अगर एक की कीमत बढ़ रही है तो दूसरे की भी बढ़ रही है। ये गलत है। यानी मेरे कहने का मतलब है अगर आइसक्रीम की बढ़ रही है तो जरूरी नहीं है कि बुलन की भी बढ़े, उसकी गिर रही होगी। लेकिन अगर आइसक्रीम की बढ़ रही है और आपने आइसक्रीम के साथ एयर कंडीशनर बनाने वाली कंपनी के शेयर भी खरीदे हैं, उनकी कीमत भी बढ़ रही है, लेकिन गिरती है तो आइसक्रीम की भी गिरती है और एसी की या एयर कंडीशनर कंपनी बनाने वाले के शेयर की कीमत भी गिरती है, तो ये बहुत बड़ा फिर आपको लॉस हो सकता है, मतलब आप उसमें गेन नहीं कर सकते। तो फिर भी आप अगर गौर करें तो यहाँ पर आपने जो बैंक में पैसे लगवाए हैं उस पर आपको 10,000 सालाना मिल रहा है 1 लाख रुपए पे, और यहाँ पर आपने 50,000 रुपए लगाए हैं और उस पर आपको 30% मार्केट रिटर्न मिल रहा है जो कि 15,000 है। तो 15,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 5,000, फिर भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, फिर भी आप रिस्क फ्री रेट से 5,000 रुपीज ज्यादा कमा रहे हैं, जो कि आपको रिस्क प्रीमियम दे रहा है, यानी आपको फायदा दे रहा है। क्योंकि बैंक का जो रिटर्न होता है वो स्टॉक मार्केट के रिटर्न के मुकाबले में कम होता है। बैंक का रिटर्न फिक्स होता है, उसमें सेफ्टी यही है कि वो आपको हर हाल में मिलेगा, चाहे बैंक को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बैंक आपको रिटर्न फिक्स देगा। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर ये होता है कि स्टॉक मार्केट में अगर आपने पैसा लगाया हुआ है तो वो आपको वो आपको प्रॉफिट भी दे सकता है, वो आपको लॉस भी दे सकता है। स्टॉक मार्केट कौन सी जगह है जिसको हम कैपिटल मार्केट कहते हैं या जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं? तो ये स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेस है जहां पर शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है, ये सेकेंडरी मार्केट है। तो वहां पर जो शेयर प्राइस है उसको डिटरमिन किस तरीके से किया जाता है या मार्केट प्राइस किस तरह डिटरमिन की जाती है, वो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की वजह से डिटरमिन की जाती है। तो मेरे कहने का मकसद इधर ये हुआ, जो बताने वाली बात है वो ये है कि अब यहां पर डाइवर्सिफिकेशन का जो नजरिया है, मार्कोविट्स कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन जरूर करें, लेकिन उस बेस पे करें कि एक कंपनी का जो कोरिलेशन या रिलेशनशिप है, ताल्लुक है, दूसरे के मुकाबले में नेगेटिव हो, यानी दोनों की कीमतें एक जैसी ना बढ़ रही हो, दोनों की कीमतें एक जैसी ना गिर रही हो। अगर एक की बढ़ रही है तो दूसरे की गिर रही है। और नॉर्मली ये प्रिंसिपल तकरीबन हर सिक्योरिटी में हम लगा सकते हैं, हर इन्वेस्टमेंट में हम लगा सकते हैं। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैं 50,000 का सोना ले सकता हूँ, 50,000 की जमीन ले सकता हूँ। तो जरूरी नहीं है कि 50,000 के सोने की कीमत गिर रही है तो 50,000 रुपए जमीन की कीमत भी गिरे, ऐसा जरूरी नहीं है। जमीन की कीमत बढ़ जाती है, सोने की गिर जाती है, कभी कभी सोने की बढ़ जाती है, जमीन की गिर जाती है, डिपेंड करता है, मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करता है, सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। तो अभी जो बात हमने की है वो यही है कि आइसक्रीम जो है, फर्ज करें ये सिंगल रिटर्न दे रही है, इसी तरह वॉलन क्लास जो है ये सिंगल स्टॉक है, मतलब किसी एक में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लिहाजा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में सबसे अहम बात जो होती है कि आप जहां पर पैसा लगा रहे हो उसका उधर आप हासिल करना क्या चाहते हैं। तो उधर जो चीज आप हासिल करना चाहते हैं उसको हम पोर्टफोलियो रिटर्न कहते हैं, उसको हम पोर्टफोलियो रिटर्न कहते हैं, या जिसको हम एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न कहते हैं। लेकिन यहां पर जो सबसे अहम बात है, हमारा जो नेक्स्ट इसमें जो बुनियादी चीज है वो ये है कि आया हम ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो पोर्टफोलियो पे कमा रहे हैं या सिंगल स्टॉक पे कमा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो ये कि आपने अभी पोर्टफोलियो नहीं बनाया, आपने सिंपल फर्ज करें एक इंडिविजुअल स्टॉक आप जानना चाहते हैं कि आपको कितना रिटर्न दे सकता है, एक इंडिविजुअल स्टॉक से आपको कितना फायदा मिल सकता है, एक इंडिविजुअल स्टॉक से आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। तो इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न को हम इन अदर वर्ड्स ये कहते हैं कि हमारे पास जो है वो एवरेज रिटर्न कितना है, एवरेज रिटर्न, या इसको हम
अगर फर्दर हम कहें तो इसको हम मीन रिटर्न भी कहते हैं, मीन रिटर्न। अब देखिए, जब भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, तो वो एक शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, करना चाहता है। तो फर्ज करें वो पीटीसीएल है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन, तो वो ये चाहता है या ये जानना चाहता है कि मैं इसमें पैसा तो लगा रहा हूं, लेकिन मुझे ऑन एवरेज कितना रिटर्न मिल सकता है इससे, तो इसका क्या तरीकाकार होगा, कितना मिल सकता है रिटर्न। तो बेसिकली चूंकि मैं तो सिंगल स्टॉक का निकालना चाहता हूँ, सिंगल स्टॉक से मुराद है कि भी इन्वेस्टमेंट अगर फर्ज करें मैं सिर्फ पीटीसीएल में करता हूँ तो उसका इंडिविजुअल रिटर्न क्या आता है। पीटीसीएल के साथ अगर मैं फर्ज करें कोई और कंपनी है, सुई नादरन गैस पाइपलाइन लिमिटेड है, उसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो उसका रिटर्न कितना है। तो चूंकि पहले इंडिविजुअल रिटर्न का पता होना चाहिए, उसके बाद आप पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल सकते हैं। तो लिहाजा इसके कुछ स्टेप हैं, तो वो स्टेप मैं अभी आपको दिखाता हूं ताकि आपको समझाया जा सके कि हम किस तरीके से मतलब है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो है सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 क्या है कि हम कैलकुलेट करेंगे एनुअल रिटर्न, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल रिटर्न। अच्छा, या इसे हम ये भी कहते हैं कि होल्डिंग पीरियड